वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एम शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का ये दूसरा टॉपिक है और यह टॉपिक जो है हिंदी से रिलेटेड है और हिंदी सामान्य हिंदी है। और यह जो हिंदी है हम आज जो बताने जा रहे हैं यह सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सामान्यतः जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि टॉपिक का नाम है आपका हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी में भाषा क्या होता है। ध्यान से देखिए, जो भाषा होता है, भाषा का मतलब होता है अगर कोई भी दो व्यक्ति है अपने भावों को, अपने विचारों को वह किस माध्यम से व्यक्त करता है, जो माध्यम होता है अर्थात जो माध्यम एक व्यक्ति दूसरे माध्यम से अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। मगर देखा जाए तो भाव विचारों के अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वह कहलाता है भाषा। वह क्या कहलाता है? भाषा। मतलब भाव विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा यह प्रश्न उठता है कि भाषा क्या होती है, मतलब कहते हैं कि भाषा कहाँ बोली जाती है। तो हमेशा जो देशों में बोली जाती है वो भाषा कही जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम इसमें भेद कर नहीं पाते हैं कि भाषा क्या होता है, उपभाषा क्या होता है, बोली क्या होती है, उपबोली क्या होती है। तो आज हम इनको जानेंगे और अच्छे से इससे परिचित हो जाएंगे कि भाषा मतलब भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। और भाषा किसी देश में बोली जाती है, जिस देश में जैसी भाषा बोली जाएगी वह उस देश का भाषा हो जाएगी। जैसे कि भारत में हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, चाइना में चाइनीज भाषा, जापान में जापानीज। कहने का मतलब है कि हर देश का अपना एक भाषा होता है। उसी तरह से कैसे भाषा होता है कि भाषा का मतलब होता है अपने भाव और विचारों को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जिस माध्यम के द्वारा प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है, क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब देखते हैं लिपि। देखिए, लिपि का सामान्य अगर अर्थ देखा जाए तो लिखने का ढंग होता है। मतलब क्या है कि अभी तो हम क्या करते हैं कि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। अगर वही चीज लिखित रूप में लिखा जाए तो इसका मतलब व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को जिन संकेतों या जिन चिन्हों द्वारा क्या करता है? लिखता है, तो वह क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। वह क्या कहलाती है? लिपि। तो सामान्य अर्थ में यह हम देख सकते हैं, लिपि मतलब होता है लिखने का ढंग, अर्थात जिन चिन्हों द्वारा, जिन प्रतीकों द्वारा हम अपने भाव को, विचारों को लिखते हैं या लिखा जाता है वह कहलाता है लिपि कहलाती है। अब देखते हैं उपभाषा। ध्यान दीजिए, किसी भी, अब सपोज कीजिए कि भारत देश है, अब देश में राज्य है, अब राज्य में जो बोली जाती है, जो भाषा का प्रयोग होता है वह कहलाता है उपभाषा। मतलब राज्य में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उपभाषा कितने प्रकार का होता है। तो उपभाषा 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। फिर देखते हैं हम बोली। अब बोली क्या होती है? बोली का मतलब, अब देखिए भाई, देश हुआ, देश में जिले हुए। अब जिलों के बाद क्या आ जाएगा? अगर हम बात करें कई जिलों में बोली जाने वाली, देश में राज्य हुआ, राज्य में जिला हुआ, अब जिलों में, कई जिलों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वह बोली कहलाती है। वह क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। फिर अब बात करते हैं उपबोली की। अब उपबोली मतलब क्या हुआ? उपबोली का सामान्यतः अर्थ यह देखा जाता है कि हर गांव और देहात में वहाँ की जो भाषा का उपयोग है अलग अलग, देहाती भाषा अलग होती है। तो कहने का मतलब जो गांव और देहात में जो बोली बोली जाती है वह क्या कहलाती है? उपबोली कहलाती है। वह क्या कहलाती है? उपबोली। अगर हम एक क्रम में देखें तो क्या हो जाएगा? देश में हमेशा बोली जाती है भाषा, फिर राज्य में हमेशा बोली जाती है तो उपभाषा कहलाएगी, जिलों में अगर बोली जाती है भाषा तो बोली कहलाई जाएगी, और गांव और देहात में बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? उपबोली कहलाती है। अगर हम ये देखें कि भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा के हम विकास के बारे में देखेंगे तो देखिए यह क्रम हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है कि पूछता है कि आप क्रम बताइए
एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें क्रम पूछेगा कि भाषा का जो विकास है वह किस क्रम से हुआ है। जैसे कि संस्कृत हो गया, तो संस्कृत हम मानते हैं कि यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक के बीच का जो काल था, उस समय संस्कृत का जो उपयोग होता था अत्यधिक मात्रा में बोली जाती थी। मतलब भाषाओं में सबसे ज़्यादा उपयोग किसकी होती थी, तो संस्कृत भाषा बोली जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे पाली भाषा का उपयोग हुआ। अब पाली का मतलब जैसे जैसे फारसी लोग, ईरानी लोग भारत पे आए, भारत में अपना प्रचार प्रसार किए और उसके बाद यहाँ बसने लगे, तो उनकी भी भाषाएं, तो कहने का मतलब धर्मों के आधार पे भी भाषाओं का उद्भव हुआ, विकास हुआ। जैसे हम कह सकते हैं पाली, तो पाली क्या है, बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे या प्रचारक थे, बौद्ध धर्म में बोली जाने वाली भाषा जो उपयोग में लाई जाती थी वह पाली भाषा लाई जाती थी। तो कहने का मतलब संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, उसके बाद पाली आती है, फिर आता है प्राकृतिक। यह जैन धर्मों, जितने भी जैन धर्म के अनुयायी थे या जितने भी जैन धर्म के प्रचारक थे, उनकी जो भाषा थी वह प्राकृतिक भाषा थी। फिर उसके बाद फिर विकास हुआ किसका, अपभ्रंश का। हम मानते हैं, देखिए हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, हम मानते हैं हिंदी भाषा का अगर सही में विकास हुआ है तो अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश का अर्थ ही होता है कि बिगड़ा हुआ रूप, अर्थात भाषाओं का जो बिगड़े हुए रूप होते हैं उन्हीं को कहते हैं अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश भाषा से विकास हुआ अवहट्ट का, और अवहट्ट से आया प्राचीन हिंदी। क्या आया, प्राचीन हिंदी। और प्राचीन हिंदी के बाद विकास हुआ आधुनिक हिंदी। और आज के युग में देख ही रहे हैं कि हर जगह लगभग हम ये कह सकते हैं 80 से 90% लोग, जितने भी यहाँ के लोग हैं, तो वो यूज क्या कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ में यूज कर रहे हैं, तो उपयोग में ला रहे हैं। तो आज की जो आधुनिक भाषाएं वो क्या हो चुकी हैं, हिंग्लिश हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, हिंग्लिश हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम सही पर्याय में देखें तो सबसे पहले भाषाओं में संस्कृत का विकास हुआ, फिर पाली आया, फिर प्राकृतिक आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, तब आया इंग्लिश। देखिए कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में ये पूछता है कि हिंदी भाषा की जननी भाषा कौन सी है। अब एग्जाम में भाई जब आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न में जो बहुविकल्पी है उसके विकल्प दिए जाएंगे, वह विकल्प ऐसे दिए जाएंगे कि जो भी बच्चे हैं वो क्या है, उसमें कंफ्यूज रहें। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा का अगर हम जननी भाषा देखें तो मेनली हम ये देखते हैं कि संस्कृत होता है। क्या होता है, संस्कृत होता है। आप सब भी यही कहेंगे कि संस्कृत होता है, लेकिन नहीं। देखिए होता दोनों है। सबसे पहले प्राथमिकता अगर दी जाएगी तो लौकिक संस्कृत दी जाएगी, और उसके पास किसकी दी जाएगी, संस्कृत की। देखिए अगर दोनों हैं तो लौकिक संस्कृति, अगर केवल एक है इसमें से तो संस्कृत ये है, तो लौकिक संस्कृत। तो हम ये कह सकते हैं हिंदी भाषा का जननी कौन सा है, लौकिक संस्कृत। अगर लौकिक संस्कृत अगर विकल्प में नहीं दिया है तो आप संस्कृत लिख सकते हैं। आप ये नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि हिंदी जो शब्द लिया गया है वह किस भाषा का शब्द है। तो देखिए पूछता है, ये एग्जाम में पूछता है कि हिंदी जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी हमेशा देखिए फारसी या पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, पारसी, फारसी या फिर ईरानी भाषा का शब्द है। अब एक आता है कि जो संस्कृत का उत्तराधिकारी भाषा किस भाषा को माना जाता है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है कि जो संस्कृत का उत्तराधिकारी भाषा है वह प्राचीन हिंदी है। कौन सी हिंदी है, प्राचीन हिंदी है। कौन सी हिंदी है, प्राचीन हिंदी है। अब देखिए भाषा का अगर हम कालक्रम देखें कि भाषा का एक निश्चित कालक्रम तो नहीं है, लेकिन फिर भी माना गया है कि जो संस्कृत का कालक्रम माना गया है वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। और इनकी भाषा को हम कहते हैं प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा को हम संस्कृत कहते हैं। मतलब प्राचीन जो आर्य भाषा थी वह कौन सी थी, संस्कृत थी। और उनका जो कालक्रम था वह कितना था, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में। अगली बात आती है पाली की। तो ध्यान दीजिए, जो पाली का जो कालक्रम है वह 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है। कितना माना गया है, 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है। और ध्यान ये भी दीजिए कि जो पाली है, प्राकृतिक है और अपभ्रंश है, यह जो भाषाएं हैं
यह भाषा पाली में आती है और इसे हम मध्यकालीन आर्य भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? मध्यकालीन आर्य भाषा कहते हैं। और इनका जो कालक्रम है वह 500 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है। अगली बात देखते हैं, आधुनिक आर्य भाषा जिसे हम हिंदी कहते हैं। आधुनिक आर्य भाषा उसके बाद आई, मतलब 100 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक जो कालक्रम है, कब से? 100 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक यह जो कालक्रम माना गया है वह माना गया है आधुनिक आर्य भाषा, या फिर इसको हम कहते हैं हिंदी। अब हम देखते हैं भाषा का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, जो भाषा का विकास हुआ है वह भाषा का विकास मुख्यतः अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। तो बिगड़ा हुआ रूप मतलब अपभ्रंश के, देखिए अक्सर ये देखा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम आपको बता देते हैं कि वैसे तो अपभ्रंश के 4 ही मुख्य भेद माने गए हैं, लेकिन कभी कभी अपभ्रंश के 5 भेद भी होते हैं। अब यह ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा क्वेश्चन में उसके आधार पे हम देखेंगे। अगर 4 है तो 4 मारेंगे, अगर 5 है तो 5 मारेंगे, उस पर टिक करेंगे। लेकिन अगर दोनों है तो आपको केवल और केवल 4 ही पे टिक लगाना है। ठीक है, तो अपभ्रंश कितने भागों में बटा? तो अपभ्रंश 4 भागों में बटा। कौन कौन से भागों में? शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और नागर अथवा पैसाची अपभ्रंश। नागर अथवा पैसाची अपभ्रंश ये देखिए अलग अलग है, नागर और पैसाची अपभ्रंश अलग अलग है। जो नागर आपका अपभ्रंश भाषा है, इसमें जो आता है उपभाषा राजस्थानी भाषा आता है, और जो पैसाची अपभ्रंश है इसमें आता है पहाड़ी हिंदी आता है। पहाड़ी हिंदी मतलब कुमायूं और गढ़वाली की जो बोलियां बोली जाती हैं वह पहाड़ी हिंदी में आती हैं, और राजस्थानी में राजस्थान जयपुर की जो बोलियां आती हैं वह राजस्थानी हिंदी में आती हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। जो शौरसेनी अपभ्रंश है इसकी जो उपभाषा मानी गई है वह पश्चिमी हिंदी मानी गई है। कौन सी हिंदी मानी गई है? पश्चिमी हिंदी मानी गई है। देखिए, पश्चिमी हिंदी का मतलब आप देख सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी में आपकी जो खड़ी बोली आती है वह पश्चिमी हिंदी में आती है। फिर ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये सब हिंदी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। फिर अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, और मागधी अपभ्रंश में आता है बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी आती है? बिहारी हिंदी। जो बिहारी हिंदी होती है वह मागधी अपभ्रंश में आता है। अब देखिए इनकी बोलियां हैं। अभी हम आगे क्लास में देखेंगे, इसी में देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, बिहारी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तथा राजस्थान और पहाड़ी हिंदियां में कौन कौन बोलियां बोली जाती हैं और वह किस विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। हम इसको देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अभी हमने बताया कि जो उपभाषाएं हैं अब उसमें पश्चिमी हिंदी आती है। अब पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोली आती है? देखिए, सबसे पहले आती है खड़ी बोली। जो खड़ी बोली बोली जाती है वह मेरठ में और मेरठ के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे जो बोली बोली जाती है वह कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ब्रजभाषा। जो ब्रजभाषा है आप जानते ही हैं, ब्रजभाषा अलीगढ़ में, आगरा में और मथुरा में। भाई यहाँ पे ब्रजभाषा का उपयोग आज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब अलीगढ़ और आगरा और मथुरा में जो बोलियाँ बोली जाती हैं वो कौन सी बोली बोली जाती है? तो ब्रजभाषा है। उसके बाद बुंदेली झांसी में, चित्रकूट में, ग्वालियर में और बुंदेलखंड में जो बोली बोली जाती है वह कौन सी बोली है? बुंदेली बोली है। कौन सी बोली है? बुंदेली। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी क्षेत्र में जितनी बोलियां बोली जाती हैं उस बोली को कहते हैं क्या? दक्षिणी हिंदी। क्या बोलते हैं? दक्षिणी हिंदी। फिर देखते हैं हरियाणवी जो है वो रोहतक में, पानीपत के आसपास और करनाल। ये देखिए यहाँ जो बोलियां बोली जाती हैं वो कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो उसका नाम है हरियाणवी बोली बोली जाती है। फिर देखते हैं कन्नौजी बोली कन्नौज में, इटावा में, मैनपुरी में और फर्रुखाबाद में जो बोली बोली जाती है उसे हम कहते हैं कन्नौजी बोली। कौन सी बोली बोलते हैं? कन्नौजी बोली। अब इसी पश्चिमी हिंदी में 2 उपबोली देख लेते हैं मुख्य रूप से। एक है जाटू, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम जाटू उपबोली कहते हैं, और उसके बाद जो बांगरू उपबोली है वह रेवाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, फिर अब देखते हैं दूसरा प्रकार आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या है? पूर्वी हिंदी में आप बोली देख सकते हैं एक अवधि, जो फैजाबाद, अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद और लखनऊ के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको हम बोलते हैं अवधी बोली। उसको हम क्या बोलते हैं? अवधी बोली बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे आपका दूसरा प्रकार है बघेली बोली। जो बघेली बोली बोली जाती है वह महोबा में मुख्यतः
अमीरपुर में, रीवा मंडल और सतना के आसपास क्षेत्रों में तथा यहाँ जो मुख्य रूप से जो बोली बोली जाती है उस बोली को बोलते हैं बघेली बोली। क्या बोलते हैं? बघेली बोली बोलते हैं। फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी बोली। छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूरे छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पूरे छत्तीसगढ़ में जो बोली बोली जाती है उसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी बोली। फिर उसके बाद देखते हैं बिहारी हिंदी, उपभाषा बिहारी हिंदी तीसरा रूप। ध्यान से देखिए, यह अक्सर पूछा जाता है कि असमिया, उड़िया और बांग्ला, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि असमिया बोली जो उड़िया बोली और बांग्ला बोली किस उपभाषा में आते हैं, तो वह आता है बिहारी हिंदी में आता है। कौन सी हिंदी में आता है? बिहारी हिंदी में। कुछ मुख्य बोलियां इसमें देखते हैं, जैसे भोजपुरी, आप देखते हैं पटना में भोजपुरी बोली जाती है ना, बलिया में बोली जाती है और वाराणसी के क्षेत्र में भी कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली बोली जाती है। और यह किस उपभाषा में आता है? तो यह बिहारी हिंदी में आता है। कौन सी हिंदी में आता है? बिहारी हिंदी में। फिर हम मगही देखते हैं, तो मगही मुजफ्फरपुर के आसपास क्षेत्र में और यहाँ तक कि पूरे मुजफ्फरपुर में जो है बोली बोली जाती है, उस बोली का नाम है मगही। उस बोली का नाम क्या है? मगही। फिर देखते हैं मैथिली। जो मैथिली बोली है वह मधुबनी, मतलब नेपाल के बॉर्डर पे एक मधुबनी है, वहाँ पे जो बोली जाती है वो बोली बोली जाती है मैथिली बोली बोली जाती है। वो कौन सी बोली बोली जाती है? मैथिली बोली बोली जाती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं चौथी जो आपका उपभाषा हिंदी है, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में सबसे पहले आता है मारवाड़ी। जो मारवाड़ी होता है वह कहाँ बोला जाता है? तो वह जैसलमेर, बीकानेर और अजमेर में, मतलब जैसलमेर, बीकानेर और अजमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली होती है वह होती है मारवाड़ी बोली। फिर मेवाड़ी बोली जो होती है वो मालवी लोग, आज के समय में मालवी जो बोली उपयोग कर मिलाते हैं वह है आपका मेवाड़ी। फिर मेवाती देखते हैं, तो चित्तौड़गढ़ में जो बोली बोली जाती है उसे हम मेवाती बोली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेवाती बोली बोलते हैं। फिर बात करते हैं जयपुरी की, तो उदयपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, यहाँ बोली जाने वाली जो बोली होती है उसको हम बोलते हैं जयपुरी बोली। कौन सी बोली बोलते हैं? जयपुरी बोली बोलते हैं। फिर पांचवा देखते हैं पहाड़ी हिंदी। ध्यान दीजिए, जो पहाड़ी हिंदी है उसमें दो हैं, एक है आपका कुमायूं बोली है, एक है गढ़वाली बोली। जो कुमायूं बोली है वह पूरे हिमाचल प्रदेश में, अल्मोड़ा में और नैनीताल में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश, अल्मोड़ा और नैनीताल में जो बोली जाने वाली बोली है उसे कहते हैं कुमायूं। क्या बोलते हैं? कुमायूं बोली। देहरादून में जो बोली बोली जाती है वह गढ़वाली बोली है। देखिए, क्वेश्चंस कई प्रकार के पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न का जो प्रारूप है वह बदल सकता है। अब देखिए, कभी कभी पूछता क्या है कि अगर बोल दे कि सबसे ज्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा पूछ लिया जाए, तो आपका होगा सबसे पहले नंबर पे है हिंदी, तब बांग्ला, मराठी, तमिल, उसके बाद तेलुगु आता है। जबकि अगर पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है भाषा कौन सी है, तो वह है आपका सबसे पहले नंबर पे है चाइनीज और दूसरे नंबर पे आपका हिंदी। तो ध्यान दीजिए, विश्व में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, भाषा उपयोग में लाई जाती है, वह है आपका सबसे ज्यादा चाइनीज है, उसके बाद क्या है? हिंदी है। अब देखिए, भाषा परिवार में पूछ सकता है कि जो संस्कृत है वह किस भाषा परिवार में आता है। तो संस्कृत किस भाषा परिवार में आता है? तो वह आता है भारोपीय में। हिंदी किस भाषा परिवार में आता है? भारोपी में। अंग्रेजी किस भाषा परिवार में आता है? भारोपी में। फिर द्रविड़ जो भाषा परिवार है, इसमें आपका कन्नड़, तेलुगु और तमिल, ये तीन जो है भाषाएं आती हैं द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। अगर आग्नेय की देख लें तो अफ्रीकी की जो भाषा होती है वह आग्नेय भाषा परिवार में आता है, जबकि तिब्बत में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वह तिब्बती धर्मी भाषा परिवार में पाई जाती हैं। अब देखिए, अभी तक यह मुख्य बातें रही भाषा की। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिपियों के बारे में, और लिपि के बारे की बात पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं भाषा को लेकर, उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लिपि के बारे में। ठीक है, तो लिपि अभी हमने आपको बताया था, लिपि का मतलब होता है लिखने या लिखने का जो ढंग होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम अपने भावों को या विचारों को जो हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं लिपि। अब लिपियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? देखिए, सबसे पहले आई ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि थी, यह लिपि का सबसे प्राचीनतम रूप बोला जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि भाई 1500 या 1000 ईसा पूर्व पहले संस्कृत भाषा मानक भाषा थी, आज के समय में मानक भाषा हिंदी है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, देखिए, आदर्श भाषा की बात करेगा तो खड़ी बोली होगी, और मानक भाषा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगी। अब बात करते हैं
बात करते हैं देवनागरी लिपि की। भाई ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ देवनागरी लिपि का। अब देवनागरी लिपि हमेशा कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देखिए हम हिंदी जो लिख रहे हैं वो किस तरह से लिख रहे हैं, तो यहाँ हम इधर देखिए, ये है आपका दाहिना, ये है आपका बायां, तो बाएं से दाएं जो लिखी जाती है वो क्या है, देवनागरी लिपि, जैसे कि हिंदी और क्या हो जाएगा, संस्कृत। फिर आती है उसके बाद रोमन लिपि। रोमन लिपि में फ्रेंच, आपका जो फ्रेंच है, जर्मनी और स्पेनिश की जो भाषाएं हैं वह रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। और रोमन लिपि से ही विकास हुआ है ग्रीक या लैटिन। ग्रीक या लैटिन जो लिपि है वह रोमन लिपि का ही भाग है। इसमें क्या उदाहरण दे सकते हैं हम, अंग्रेजी। ठीक है, अब बात करते हैं खरोष्टी लिपि की। जो खरोष्टी लिपि है यह हमेशा दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब हिंदी और संस्कृत के ठीक उल्टा। यह हमेशा कहाँ लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसमें आता है खरोष्टी लिपि से विकास हुआ अमराइकी लिपि का। अमराइकी लिपि में आप देख सकते हैं अरबी की जो भाषा है, उर्दू की जो भाषा है और फारसी की जो भाषा है वह हमेशा दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में हिंदी का विकास कैसे हुआ। देखिए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ऐसे बहुत महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस भाषा को, हिंदी भाषा को एक मानक रूप देने के लिए बहुत प्रयास किए। और अंततः जब अंग्रेजों का गुलाम था भारत, तो उस समय कहा जाता है कि ये देखिए स्पष्टता ये जान लीजिए कि 1855 में लॉर्ड मैकाले ने हिंदी की जगह जो लागू किया था वो अंग्रेजी लागू कर दिया था। मतलब संवैधानिक भाषा क्या लागू कर दिया था, अंग्रेजी लागू कर दिया था। तो हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत प्रयास किया कि भाई, महात्मा गांधी ने तो स्वयं कहा था कि हिंदी भाषा हमारी सर्वजन भाषा है, मतलब यह हर जगह बोली जाती है और सभी भाषाओं में सबसे प्रिय भाषा जो और सबसे मानक भाषा वो क्या है, हिंदी। तो हिंदी को क्या माना गया, मानक भाषा। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जब संविधान लागू हुआ, जैसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब संविधान तैयार हुआ हमारा, तो उसमें हुआ क्या कि डेट याद कर लीजिए, 14 सितंबर 1949 को, कब, 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी भाषा को मानक भाषा, राजभाषा घोषित कर दिया गया। मतलब कहने का ये कि 14 सितंबर से ही, अब ये याद कर लीजिए कि 14 सितंबर ही वो दिन है जो हम जानते हैं कि 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, और तब से ही हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, अब अगर हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पाएंगे कि संविधान के भाग 17 में अनुसूची 8वीं में क्या है, भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद क्या है, 343(1). मतलब भारतीय संविधान में हिंदी के भाग 17, संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। देखिए पहले जो मूल भाषा थी वह 14 थी, बाद में भाषाओं को संविधान संशोधन करके भाषाओं को अब कितना कर दिया गया है, 22 भाषा कर दिया गया है। आशा करता हूं कि जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस चीज़ को बार बार पढ़िए, रिपीट कर दीजिए, और रिपीट करने से आप इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। अगर इसके पश्चात भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अपने भाई, दोस्त, यार, बंधु जो भी हैं, रिश्तेदार, सबको शेयर करें ताकि एक अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सके और इससे अच्छी पढ़ाई हो सके। कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्था में ज़्यादा पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप हमारे कंटेंट के पढ़ें और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।